once again I welcome you back on Career Couch with शुभांकर। दोस्तों, हर बार पढ़ाई लिखाई की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसी दुनिया की बात करना चाहता हूं जो कि आप लोग बहुत भली भांति परिचित हैं और कई लोग ऐसे सपने देखते हैं। जी हाँ, ये मैं उसी दुनिया की बात कर रहा हूं जब आप पिक्चर हॉल से बाहर आते हैं तो अपने आप को उस रोल में ढला हुआ पाते हैं। मैंने देखा था बाहुबली से निकलते हुए हर आदमी का जो चलने का जो तरीका जो था, वो स्वैग जो थी सब में आगे दिखी। सब अपने आप को जो है वो अमरेंद्र बाहुबली समझते हुए बाहर निकल रहे थे। तो ऐसा होता है। एक समय था अमिताभ बच्चन तो उन्हीं का रोल चलता था, वो ड्रेसअप चलते थे और उसी तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो लोग फिल्मों में किरदार निभाते हैं वो आपको इस तरीके से लुभा जाते हैं कि अपनी छाप अपने चरित्र के अंदर आपको घुसा देते बिल्कुल, और वो आपके चरित्र का हिस्सा बनने लग जाता है। कहीं ना कहीं हम उन फैशंस को अडाप्ट करते हैं, बोलने के तरीकों को अडाप्ट करते हैं, और यहीं से फिल्मी दुनिया शुरू होती है। तो दोस्तों, आज हमने अपने स्टूडियो में जिनको आमंत्रित किया है वो है मिसेस तुलिका बनर्जी। इनको आप कई वेब सीरीज में देखेंगे, इनको आप कई शॉर्ट फिल्म्स में देखेंगे। सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, इस प्रकार के कई टीवी सीरियल्स जो लगातार आपके इडियट बॉक्स पर आ रही हैं, जो कि अब और इडियट नहीं रहा क्योंकि टीवीज भी अब स्मार्ट हो चुकी हैं। तो उस स्मार्ट टीवी का हिस्सा ऐसे कई छोटे छोटे जो किरदार हैं, ऐसे कई चरित्र हैं जो आते हैं, ये पात्र बन जाते हैं और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए चलते बात करते हैं तुलिका बनर्जी के साथ करियर काउच विद शुभांकर पर। सो तुलिका जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर के इस प्लेटफॉर्म पर, प्राइम टीवी के स्टूडियो में। तुलिका जी, पहले तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब आप जैसी कोई शख्सियत लखनऊ का नाम बड़ा करने के लिए अचानक आप बम्बई में आपने धावा बोला। और क्या धावा बोला है आपने। कई ठो बड़े वेब सीरीज में आपको देखा जा सकता है, कुछ मूवीज आप कर रही हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, एक वेब सीरीज था जो कि अभी फिलहाल अभी आने वाला है, हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उसमें तुलिका जी ने हमारे साथ भी एक्टिंग की है और बहुत मज़ा आया था उस दिन काम करके। पूरा एक दिन हम लोग एकदम साथ में थे और काफ़ी एक नए वर्टिकल पे हम लोग काम कर रहे थे। तो तुलिका जी, बात यहीं से शुरुआत करते हैं। लखनऊ से आपने काम शुरू किया और अचानक आज जो है पूरे देश भर में आप दिख रही हैं और लखनऊ का नाम आप बहुत गर्व महसूस होता है जब लखनऊ से कोई शख्सियत, दोस्तों, जब बाहर कोई जाता है। आज बॉम्बे में कई ऐसे शख्सियतें हैं, कई ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं जो कि यूपी का नाम रोशन कर रहे हैं वहाँ पे। तुलिका जी उनमें से एक हैं। तो तुलिका जी, लखनऊ से शुरुआत करके बम्बई तक का सफ़र ये कैसे रहा। सबसे पहले मैं पहली लाइन में ही मैं यही बताऊंगी कि एक्चुअली लखनऊ से शुरुआत की है मैंने और लखनऊ में ही हूँ, मैं मुंबई गई ही नहीं कभी। ये जितना काम मैंने किया है वो लखनऊ से ही किया है, लखनऊ में ही किया है और आगे भी यही इरादा है कि लखनऊ में रहकर लखनऊ का ही नाम आगे रोशन करूंगी। जी जी। मैं मुंबई जाने का मेरा शुरू से कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मुंबई में ये एक हब है। आप जानते ही हैं, जी 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 जी, बिल्कुल। टीवी का हब है मुंबई। और अगर हम लखनऊ में रहकर कुछ कर पा रहे हैं तो फिर भी थोड़ा स्कोप है। मुंबई में जाके करेंगे तो इतना ज़्यादा लोग दसियों साल वहाँ पर बैठे रहते हैं, तो उसका जो स्ट्रगल का लेवल अलग है और उसका जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे रह के वो अब प्लस एक सबसे बड़ी जो बात है, किसी भी शहर से जो मुंबई पहुँचता है तो वो मुंबई का होके रह जाता है। मैं ये नहीं चाहती, मैं लखनऊ वाली ही जाना चाहती हूँ। कुछ तो अलग हो, नहीं तो मुंबई के भीड़ में हम भी मिक्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें वो इंग्रेडिएंट मिस हो गया। मेरा सवाल जो था वो ये था कि लखनऊ से शुरुआत कैसे की और किस तरीके से आप ये जो आज आपके वेब सीरीज और ये चारों तरफ जो हो रहे हैं, तो ये शुरुआत कैसी रही आपकी। मैं शुरू से ही मैं बहुत लंबे अरसे तक मीडिया में रही, रेडियो जॉकी थी। ओके, अच्छा। एफएम रेनबो में बहुत साल रेडियो जॉकी के रूप में काम किया। लखनऊ दूरदर्शन में भी मैं प्रोग्राम प्रेजेंटर एंड अनाउंसर रही। बाकी मैं मॉडरेट करती थी, स्टेज प्रोग्राम्स करती थी। तो स्टेज से मेरा बहुत पुराना नाता है जी। और मीडिया से भी नाता है। 2016 में कुछ यूँ हुआ कि लखनऊ में धीरे धीरे काम आना शुरू हुआ। तो मुंबई देखा जाए तो कह सकते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट में पहुंच गया। कितना वहाँ के लोकेशंस को यूज करेंगे लोग, क्या क्या वो करेंगे। तो उन लोगों का भी, डायरेक्टर्स और जो वहाँ के लोग हैं प्रोड्यूसर्स, उन लोगों का ये हुआ कि मुंबई से मूव करके कहीं और चलते हैं।
एंड लखनऊ वाज वेरी फ्रेंडली, शूट जी फ्रेंडली, आज जी भी है। बहुत सारी जी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ का, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह और जो रेकी करते हैं लोग, तो ये अच्छा एक वो हुआ। 2016 में काम आना शुरू हुआ। जी जब काम आना शुरू हुआ तो मैं सिंस थी कॉन्टैक्ट्स में, मेरा नेटवर्किंग अच्छा था लोगों जी से, जी तो मेरे पास भी ऑफर आया, सुनो ऐसा है वो कहा वो कौन सा पार्क है, जनेश्वर मिश्र, जी वो जनेश्वर मिश्र पार्क में ना शूटिंग चल रही है उसकी, मिस्टर कबाड़ी की, उसमें एक रोल है छोटा सा, करोगी? मैंने कहा कर लेते हैं यार, क्यों नहीं करेंगे, जो कुछ भी कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। तो हम शुरू से, मेरा यही है कि मैं सब कुछ करना वो करती हूँ। तो बस पहुँच गए, कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खेल खेल में शुरू हुआ ये सफ़र। जनेश्वर मिश्र पार्क में कुछ साड़ियाँ लेके पहुँच गए और वहाँ पे पता चला कि अनु कपूर के साथ सीन है मेरा, अरे वाह प्रिंसिपल का रोल है। अच्छा अनु कपूर एंड विनय पाठक, ये दोनों लोग थे। वाह तो दो मिस्टर बड़े कबाड़ी, एक्टर्स यस, एंड मेरा उन्हीं के साथ सीन था। जी जी तो जी मिस्टर कबाड़ी के साथ मेरा सफ़र शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर कबाड़ी सुपर फ्लॉप हो गई, जी बिकॉज ओमपुरी जी की उसी फिल्म के दौरान उनकी डेथ हो गई, और वो फिल्म भी बहुत जी 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 बट देन वो मेरी शुरुआत थी, मेरे लिए इंडिविजुअली वो मेरी करियर की शुरुआत थी। एंड फॉर्चुनेटली मेरा वो सीन ट्रेलर में भी आ गया, सो दैट जी इज माय फर्स्ट ब्रेक। और लोगों जो इंटरनल, हर किसी भी हाँ शहर में आप जाएंगे तो इंटरनल लोग होते ही हैं जो जी इस जी चीज़ को जी मैनेज करते जी हैं, लोकल कोऑर्डिनेटर्स वी टेल देम। तो उनकी नज़र में आई थोड़ा, एंड देन सावधान इंडिया यहाँ पे शूट होता था, तो जी 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 सावधान इंडिया में आना शुरू हुई। सावधान इंडिया बहुत लोग देखते हैं, क्राइम हाँ हाँ पेट्रोल, हाँ हाँ सावधान इंडिया, सही ये बात है बहुत लोग देखते हैं। सही बात है बहुत तो लोकप्रिय वहाँ है से थोड़ा सा, हाँ, हाँ मतलब मेरा एक जो जनरल पब्लिक जिसको बोलते हैं ना, हाँ वहाँ पर उन लोग ने मुझको उसी से पहचाना। अच्छा मैंने उनको सावधान इंडिया में देखा, ऐसे ऐसे करके होता था। सो आपका तो खून हुआ था हाँ ऐसा होता था, अरे वो आप ही थी ना उसी से, तो ऐसे बहुत मेरे को बोला। दैट इज हाउ माय करियर हाँ स्टार्टेड। उसके बाद फिर फिल्म्स और जो जो आता था, तो आई गॉट इनटू दैट यस पैनल, और उसमें एग्जैक्टली लिस्ट में आ गए, एग्जैक्टली डेटा लिस्ट हाँ में आ हाँ गए। राइट तो बस उसके बाद से एक एक करके फिल्म आती गई, वहाँ से शुरू होता गया। तो आपका कहना है कि बीइंग फ्रॉम लखनऊ यू डोंट रिग्रेट इट नंबर वन नंबर टू इस समय जो अपॉर्चुनिटीज लखनऊ में आ रही हैं या यूपी में आ रही हैं आपको लगता है कि काफ़ी है कि अगर कोई व्यक्ति अगर वाकई एक एस्पिरेंट है एक्टिंग की दुनिया का अगर वाकई वो ऐसी कोई सोच या सपना रखता है तो उसे यहीं से पूरा कर सकता है सही कह रहा हूँ अगर मैं ऐसा मेरा मानना है, जी मैं कर रही हूँ। और अब तो यूपी में अपना भी एक फिल्म इंडस्ट्री अब एक पूरा फिल्म सिटी भी डेवलप हो रहा है नोएडा में उनको जगह भी दी गई है एक पूरा इसका जो है कोशिश किया जा रहा है कि फिल्म को एज अ उद्योग उसका स्थापित इसको यूपी में किया जा सके और इसके लिए जो है जो इस समय यूपी सरकार है इसके लिए काफ़ी प्रतिबद्ध दिख रही है तुलिका जी एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा बात आती है एक्टिंग एक होता है सीखा हुआ और एक होता है शौकिया आपने कहीं थोड़ा बहुत सीखा था या ये पूरा पूरी शौकिया ही रहा मेरा मानना ये है शुभांकर जी कि कला से जुड़ी कोई भी चीज़, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे जी वो एक्टिंग हो, चाहे वो बोलने का तरीका हो, जी कला से जुड़ा जी कुछ भी है, आर्ट, जी वो सीखा नहीं जा सकता। हाँ वो कुछ ना कुछ अंदर होना चाहिए आप एक्टिंग के हुनर अपने हिसाब से सिखाएंगे, अगला पर्सन उसको अपने हिसाब से परसीव जी करेगा, जी जी और प्रेजेंट भी अपने हिसाब से करेगा। सही बात हर है किसी की अपनी यूनिकनेस है और वो अंदर से ही आता है सही बात है कला। सो मैंने कहीं कोई इसका प्रशिक्षण नहीं लिया, एंड कोई भी कोई कोर्स नहीं किया, कोई ऐसे वर्कशॉप्स नहीं किए हैं अभी तक। मेरे अंदर से ही जो मेरी, मैं शुरू से ही क्रिएटिव थी, मैं इस फील्ड में थी, मैं स्कूल में भी काफ़ी ड्रामेटिक्स एंड इन सब में थी। जी सो कोई ऐसा प्रशिक्षण लिया नहीं, मेरा मानना नहीं ऐसा है जी कि जी जी के लिए कोई आपको ज़रूरत नहीं होती है। यानी आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई नैक या कोई ऐसा हिडन टैलेंट आपके अंदर है तो आप उसको यहाँ पे सराह सकते हैं जरूरी थोड़ा सा देखिए जो एक कहते हैं कि काम करते करते भी आप किसी भी कला को पॉलिश कर सकते हैं जब आप काम करते हैं तो अपने आप भी वो जो आर्ट होता है वो पॉलिश होकर बाहर निखरता है अच्छा, मैं आपसे पूछूं, बताइए पूछिए आपने कोई ऐसा प्रशिक्षण लिया है? तुलिका जी मेरे साथ ये रहा कि मैं भी आप ही की तरह मैंने ड्रामा से मैंने शुरुआत की और मैंने कई छोटे मोटे प्लेज और ये हमारे इस कार्यक्रम में एक को होस्ट हैं शिमुल बासुराय मैंने उनके साथ भी एक्टिंग भी की
और ये मैं बात 20 साल पहले की कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने दर्पण के काफ़ी आर्टिस्टों के साथ पे मैंने काम किया, मैंने काफ़ी बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मैं नेशनल ड्रामा कंपटीशन में मैं उतरा था, जिसमें मुझे नॉमिनेट किया गया था, फॉर बेस्ट एक्टर भी किया गया था। तो बात घूम फिर सो के यही आ जाती है कि प्रैक्टिस से आपका जी बिल्कुल परफॉर्मेंस आता बिल्कुल है, बिल्कुल सीखने की जरूरत अलग से नहीं बिल्कुल। होती है इसी का। लेकिन जहाँ पे ये बात निकलती है दोस्तों, तो मैं इस माध्यम से एक बात आपके सामने और रखना चाहूंगा कि जो ड्रामा, एक स्टेज का ड्रामा और एक शूटिंग में, इसमें तुलिका जी बहुत बड़ा अंतर रहा है। क्योंकि जब हम लोग ड्रामा करते थे तो पहले तो ये होता था, कोई प्रावधान नहीं होता था, माइक्स नहीं होते थे, तो वॉइस थ्रो चलता था। उसमें कहा जाता था कि एंड्स ड्रॉप नहीं होना चाहिए। जब आप डायलॉग देते हैं, बड़ा स्टेज है, पीछे तक लोग बैठते हैं, तो अगर आपकी आवाज़ अंत में जो खत्म हो जाती है, जब हम लोग बात करते हैं तो धीमे धीमे टोन नीचे होता चला जाता है। लेकिन जब एक्टिंग करते हैं तो टोन को ऊपर छोड़ा जाता है ताकि पीछे तक आवाज़ जा सके। ये प्रैक्टिस शुरुआत हुई, उसके बाद एक दौर आया, डेवलपमेंट हुई और माइक्स टांगे जाने लगे। उसकी अपने चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज आया कि जैसे ब्लाइंड जोन्स होते हैं, उसमें म्यूट जोन्स तैयार होने लग गए। यानी माइक की अपनी कवरेज एरिया होती है, तो उसके कई स्टेज पे एरियाज होते थे जहां से आवाज नहीं रिफ्लेक्शन जाती थी, और वहां उसको मार्क किया जाने लगा और फिर लोग उस पर से थ्रो करते थे। तो देखिए, इतनी सारी जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं, ये कब पता चलती हैं? जब आप कहीं पे काम करते हैं या एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे आप जब शूटिंग करते हैं तो आपका जो कई कैमराज लगे होते हैं, चारों तरफ लगे रहते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, उसमें एक बड़ा चैलेंज रहता है कि आंखें जो है वो लेंस पर नहीं जानी चाहिए। आपको ऐसे एक्टिंग करना है, कैमरा तो आपको पकड़ेगा, कैमरा चारों तरफ है, बट यू हैव टू बी वेरी मच फोकस दैट यू डोंट एक्चुअली मीट योर आई विद द लेंस। यहाँ तक कि अगर कैमरे से आपको ऐसे देखना भी है तो भी उसके ऊपर से देखना, वो करना है, जी। उससे नजर नहीं मिलनी चाहिए। ये रूल है, पहला रूल है। दर्शकों को बता देते हैं, हम आप भी हम भी, कि कैमरे में देखना बिल्कुल स्टॉप रहता है, बार रहता है कि यू कैन नॉट सी लुक इनटू द कैमरा। राइट। सो दो कम्युनिकेशंस, वन इज कैमरा कम्युनिकेशन, जैसा कि हम लोग न्यूज में करते हैं, हम लोग कैमरे की तरफ देख के बोलते हैं। और एक हो गया जिसको आप कैमरा को अवॉइड करते हैं, टोटली आप मान के चलते हैं कि कैमरा नहीं है। तुलिका जी, इसी बात पर एक सवाल है। जब कैमरे इतने सारे होते हैं, एक एक्टर आपके साथ बैठा होता है, आपका फोकस उस एक्टर के साथ तो होता ही है, लेकिन देयर आर टाइम्स जब आप एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी यू आर नॉट एड्रेसिंग एनीवन, मन में सोचना, जिसको लाउड थिंकिंग कहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट इज टोल्ड, मतलब क्या ये डायरेक्टर आप लोगों को बताते हैं, या आप लोग इस फोकस को ऐसे करके बनाते हैं कि नहीं, कैमरा कैप्चर कर रहा होगा, हम अपना कॉमन ऐसा वो कन्वर्सेशन जारी रखेंगे? एट टाइम्स क्या होता है, क्या कैमरा आपके लिए कंसर्न बन जाता है कि नहीं बनता है? कैमरा कंसर्न बन के हमेशा रहना चाहिए। अगर आपको ये ध्यान नहीं रहेगा कि कैमरा कहाँ पे है, तो आप कैमरे को फेस नहीं करेंगे, आप अननोइंगली अपने फ्लो में चले जाएंगे। अगर कैमरा नहीं होता है हम लोग के नॉर्मल लाइफ स्टाइल में, जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग हर तरफ घूम रहे हैं, लेकिन कैमरा तो हर तरफ नहीं घूम रहा है ना। कैमरे के सामने हमको अपने आप को प्रेजेंट करना है। हमें इतना तो दिमाग में रखना चाहिए कि इस तरफ कैमरा कहीं लगा हुआ है एंड हमको यहाँ तक होना है। अगर ऐसे हो जाएंगे तो वो बैक वो कर देगा। तो कहीं ना कहीं हमको दिमाग में ये तो रखना होता है कि कैमरा है और हम कैमरे में आने चाहिए। उतना पास उसमें फोकस भी होता है, वो लोग मापते हैं कि ये आपका मार्क है, मार्क बता दिया जाता है कि यहाँ पे कैमरा है, ये मार्क है आपका, उससे आगे पीछे नहीं हो जाता, अदरवाइज फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में जरूर रखनी होती है। एट द सेम टाइम ये भी ध्यान में रखना होता है कि कैमरे को हम बिल्कुल ही सामने आके वो ना करें, बिल्कुल बहुत क्लोज ना पहुंच जाए, क्लोज ना पहुंच जाए, उसको देखे ना, जैसा कि सबसे पहले ये बात में आई। लेकिन हाँ, ये जरूर दिमाग में रहना चाहिए कि कैमरा कहाँ पे है, किस तरह प्लेस है और आप आ रहे हैं कि नहीं। इसलिए ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, अगर टाइम हो तो मैं बताऊं। बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। स्टार्टिंग जब किया था तो मुझे इतनी, हम धीरे धीरे सीखते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि ये सब टेक्निकलिटीज क्या होती हैं, कैमरा, रेड कैमरा इतने बड़े बड़े कहाँ से क्या हो रहे हैं। एंड मैंने कुछ दिग्गजों के साथ सीन किया वहाँ पे, डांसिंग सीक्वेंस था कि शादी में सब लोग डांस कर रहे हैं एंड सब लोग आके, कैमरा ऐसे ही लगा था एक कमरे के अंदर से और वो शूट कर रहा था, हम लोग सब डांस कर रहे हैं एंड एवरीबडी केम, वो कैमरे के सामने आके डांस ही कर रहे हैं अपना, लेकिन वो उसके सामने, मैं पीछे रह गई और मैं कवर्ड हो गई। तो मैं जब चाह भी रही थी कि मैं जाके अपने आप को प्रेजेंट करूं, तो वो पूरा अपने धुन में पूरा सामने कैमरे को कैप्चर करके
एंड मेरे को ओवर शैडो कर दिया, मैं पीछे रह गई। जब सीन ओवर हो गया तब मैंने जाके डायरेक्टर को बोला कि सर ऐसा ऐसा है, वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैं तो ढक गई। तो डायरेक्टर ने ये बोला कि मैडम ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि कैमरा को किस तरह से कैप्चर करना है। हर बंदे की ये खुद की, हर आर्टिस्ट की ये खुद की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि ना वो किसी को कवर करे और ना ही खुद कवर हो। तो क्या वो इंटेंशनल था? वो लोग मंझे हुए कलाकार, वो अपना देखेंगे कि हमारा देखेंगे, वो हमारे बारे में तो नहीं सोच रहे हैं। वो मंझे हुए जो कलाकार है वो तो जानते हैं, वो आगे सामने आके कैमरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं पीछे रह गई। सो ऐसी छोटी छोटी बातें जब होती हैं तो आप सीखते हैं। और अगेन मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगी, बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम सीख के, हम पढ़ के थ्योरेटिकली उसको फिर हम करेंगे तो हमको अच्छा आ जाएगा। नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिकली इस फील्ड में उतर कर 10-12 बार इसको फेस करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। ये चीजें ही इतनी टेक्निकल, इवन जो टेक्निकल चीजें, आर्ट की चीजें तो है ही है, जो टेक्निकल चीजें भी हैं वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आएगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही आएगा। तो तुलिका जी, अब कुछ और टेढ़े मेढ़े सवाल, जिसमें से पहला ये है कि ऑन स्क्रीन मेरी वाइफ से लेके आपने बॉबी देओल की वाइफ तक आपने प्ले किया तो ये ट्रांजिशन कैसा रहा आपके पास? बीच में बहुत सारे नाम आते हैं। मैंने देखिए, मुझे ना लिस्ट रखनी चाहिए थी, मैं भूल जाती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के वाइफ, अभी अगर आप देखें तो उसमें क्राइम पेट्रोल आता है, क्राइम पेट्रोल 2.0 शुरू हुआ है, उसमें मैं गिरीश जी की परमानेंट वाइफ हूँ। अगर लखनऊ का, वो भी अलग अलग वो है, तो वो लोग, उन लोगों ने पहले किसी और को लिया था, बट देन जब मेरे को लिया तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने मेरे को परमानेंट उनका वाइफ बना दिया। तो अब मैं क्राइम पेट्रोल में कोई और रोल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं गिरीश जी की वाइफ हूँ, जो वहाँ के जो इंस्पेक्टर बने हुए हैं। जी जी जी। गिरीश जी जो एक आता था ना बेस्ट ऑफ लक निकी, जी जी जी, उसमें जो पापा थे, राइट वो राइट हैं गिरीश जी। राइट। तो उनकी मैं परमानेंट वाइफ हूँ। ऐसे ही और भी इतने सारे मैंने लोगों के साथ, ओके, ब्रिजेंद्र काला जी के साथ, जी जी, उनके साथ तो मैंने शॉर्ट फिल्म की। हाँ। उनकी भी बीवी तो नहीं बनी थी, लव लाइफ, बस शादी के लिए प्रपोज कर दिया था मैंने। अच्छा तो बॉबी देओल तक जो आप पहुंचे, आपने बॉबी देओल के साथ काम किया, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, कैसा रहा, कौन से चैलेंजेस थी, कुछ बताएं। ट्रांजिशन ऐसे ही होता है, धीरे धीरे आप यहाँ से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 ऊपर तक पहुँचते हैं। जो शुरुआत मैंने शायद आपकी बीवी से बंद किया था, उसके बाद बढ़ते बढ़ते बॉबी देओल की बीवी तक आई, बीच में बहुत सारे वो करके। एंड बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी रही है। मुझे लगता है कि अगर आप एकदम से मौका पा जाते हैं तो उतनी ही जल्दी नीचे नहीं होते। बिल्कुल सही बात है, ग्रेजुअल होना चाहिए, हर चीजें ग्रेजुअल है। तो ये जो मेरी जर्नी थी, इन 4 सालों में मैंने धीरे 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 एक से बढ़ के दूसरा, दूसरे के बाद फिर वेब सीरीज, उसके बाद फिर ऐसे, फिर मेन किरदार, फिर मेन लीड, ऐसा करते करते किया, तो अच्छा लगता है कि धीरे धीरे गई। और रही बात बॉबी देओल की, तो जितने बड़े लोग कलाकार हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उतना एक आ जाता है मेरे साथ। हमारे मैं एटीट्यूड कह सकते हैं। अच्छा, ओके, गुड। मैं टीवी नहीं, आप बेबाकी से बोलना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से, इसमें कोई बात नहीं है। मैंने जिन लोगों का मैंने किया है, मैंने बॉबी देओल के साथ भी वो किए हैं। आप जिस शो में बैठे हैं, हम लोगों ने अनुपम खेर भी हमने कवर किया है, तो उन लोगों से भी बातचीत की, उनसे भी हम लोग टेढ़े मेढ़े सवाल पूछते हैं। तो जी के साथ भी किया था। उसको एटीट्यूड नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एक अपना सेल्फ मेंटेनेंस का दायरा। जी, सब अपना दायरा, जितने बड़े कलाकार होंगे तो वो अपना एक दायरा। तो चैलेंज क्या था उसमें? मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं लगा, मैं नर्वस नहीं हुई। अच्छा, एकदम आपने उनको चैलेंज भी किया? आपने कह दिया कि आपको अगर मोक्ष चाहिए तो मैं दूंगी। कुछ कम समझते। जी, बिल्कुल सही बात है, आपने challenge नहीं था। मोक्ष की ऑफर कर दी आपने बाबा जी को। सो ऑन स्क्रीन मुझे कोई चैलेंज तो नहीं महसूस हुआ, जैसे सबके साथ काम करती हूँ वैसे ही। अच्छा, क्या रहता है ये जो डायरेक्टर्स बाहर से आते हैं और अचानक यहाँ के लोकल एक्टर्स एक्ट्रेसेस को लेके चलते हैं, तो उस समय क्या ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं, ये लोग सी क्लास या बी क्लास के शो को लेके, मतलब उन आर्टिस्ट को लेकर, अरे ये तो लखनऊ के हैं, ये मजे नहीं है, थोड़ा सा दे लुक डाउन अपॉन यू, या वो आपको बराबर तरीके से देखते हैं? आपने क्या ईमानदारी से आपने क्या फेस किया? ये किया है, ये जरूर रहता है। चाहे जितने भी अच्छे और मंझे हुए कलाकार, भगवान का बहुत बहुत शुक्र रहा है कि मैं आज की डेट में एक
सीनियर लेवल पे आ गई हूँ, तो इवन जो मुंबई के प्रोडक्शन हाउसेज, अब सबके पास है मेरा डेटा, प्रोडक्शन हाउसेस के पास भी, कास्टिंग एजेंसीज के पास भी। तो अब जब आता है तो मेरे साथ अच्छे से वो करते हैं। लेकिन फिर भी एक लखनऊ का और मुंबई का, मुंबई वाला आर्टिस्ट और लखनऊ लोकल आर्टिस्ट वो ठप्पा हाँ, रहता ही रहता है, हाँ। पेमेंट में भी रहता है। Okay. अगर हम यहाँ पर लखनऊ के जितने वो लोग पेमेंट कम हो, इसी वजह से ही लखनऊ के और लोकल आर्टिस्ट And I suppose you are a government employee as well, यस। right? तो पेमेंट की आपके साथ चिंता नहीं है। अब आप बात करें जी, बताएं। हाँ, आपने पोल खोल दिया। अब तो चलिए। वो भी कर रही थी ट्राई, वो भी आप और ये अनएडिटेड है दोस्तों, ये मैं काटने नहीं वाला हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। चलिए, अच्छा तुलिका जी, एक छोटी सी बात, अब थोड़ा सा आते हैं बच्चों के लिए। हमने यहाँ पे कई रियलिटी शोज देखे जो कि यूपी बेस हुआ, मैं लखनऊ बेस नहीं कहूँगा, कई शहरों को हम लोगों ने कवर किया और इधर से बच्चे बहुत आगे हो, मतलब आगे आके इस पर आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहते हैं। कई ऐसे ड्रामा फेस्टिवल्स होते हैं, कई ऐसे मूवी फेस्टिवल्स होते हैं। लखनऊ अपने आप में यहाँ पे 3 से 4 प्रोडक्शन हाउसेस चल रही हैं जो कि यूपी बेस्ड ही हैं और लखनऊ से ही काम कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद उनको क्या उस लेवल की ओपनिंग मिल पाती है? क्या हम वाकई उन शोज को खुले तरीके पर बड़े मंच के, मैं बड़ा मंच उनको कहता हूं जो बॉम्बे में, जैसे भी एटीट्यूड की बात तुलिका जी ने कही, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। ये एक एटीट्यूड है कि बॉम्बे या मुंबई इज मुंबई एंड लखनऊ और यूपी इज यूपी, सो देयर ऑलवेज इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम। और लुकिंग डाउन अपॉन एनीथिंग, मैं उसको जस्टिफाई तो कभी कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये है। अब एक बात होती है, जो यूपी का बंदा होगा उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी यहीं से चालू होनी है। तो ये जो ओपनिंग्स हैं फॉर लोकल प्रोडक्शन हाउसेस, क्या आपको लगती है इनफ है? और अगर नहीं है तो ये जो बच्चे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो सपना देखने लगे हैं एक्टर्स बनने का, इनको क्या करना चाहिए? कैसे एक्सरसाइज करके अपनी चीज को आगे रखें, प्रेजेंटेशन के तौर पे सामने लाएं? कैसे हो सकता है? पॉसिबिलिटीज। देखिए, मुझे लगता है इसमें 2 चीजें आती हैं जी। कि जब आपको स्टार्ट करना है तो जी। आप बड़े मुंबई के प्रोडक्शन हाउस से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको स्टार्ट लोकल से ही करना पड़ेगा। एकदम से आप जब तक कि ABCD नहीं सीखेंगे तब तक आप MNQ तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसीलिए जब आपको स्टार्ट करना है, जब आप अपना कुछ करना चाहते हैं और धीरे नीचे से नर्सरी से स्टार्ट करना है, तो आप जो लोकल आपके प्रोडक्शन हाउस है, आपका खुद का जो है, उसमें कुछ काम करिए, उसको सीखिए। लेकिन अब यहाँ पे जो दूसरी बात आती है वो ये भी सही है कि अनटिल एंड अनलेस आप अपना नाम मुंबई के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ नहीं जोड़ते, आपका काम वैलिड नहीं होता। ये जो लोकल वाले हम लोग सीखते हैं, जहाँ से हम लोग ये करते हैं अपना खुद का, उसका मार्केट में जो मेन मार्केट है वहाँ पे हम लोग छोटी मछलियाँ हैं, वहाँ पे उसका कोई मायने नहीं है। तो हम शुरुआत सीखने के लिए अपने जो लोकल प्रोडक्शन हाउस है उसका सहारा लें, उसमें के थ्रू काम करें। लेकिन उसके बाद हमको अपने जो पैड बनानी है और अपने आप को जो प्रूव करना है, वो वहाँ का जो स्तर है वहाँ पर जाकर ही करना पड़ेगा। मिल पाता है। अच्छा, तो जो ये जो वर्कशॉप्स मुंबई में होती हैं, दिल्ली में होती हैं या अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होती हैं, क्या वो कुछ अलग होंगी? जो यूपी में जो होगा एक्टिंग तो एक्टिंग है, जो यहाँ सीखना है सीखना वहां पे भी वही है। फिर ये इतना वेरिएशन क्यों रहता है? यहाँ पे मैंने कई वर्कशॉप्स होते देखे जिसमें 4 लोग नहीं इकट्ठे हुए, लेकिन अभी मुंबई में एक वर्कशॉप अगर हो जाता है तो वहां पे एप्लीकेशंस में से चूज किया जाता है, लॉटरी के तहत पे निकाला जाता है। देखिए, आई एम अ वेरी रॉन्ग पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। मैंने आपको पहले ही बोला, मेरा ये मानना है कि एक्टिंग सीखी नहीं जाती। मैंने आज तक कोई वर्कशॉप नहीं अटेंड की है, ना ही मेरा कोई इरादा है। लेकिन काफ़ी लोग वर्कशॉप देते हैं, काफ़ी लोग मेरे इस मान्यता से बैर भी करते हैं कि नहीं आप, मतलब देखा जाए तो मैं उनके अगेंस्ट, जो लोग वर्कशॉप देते हैं तो मैं उनके अगेंस्ट में बोल रही हूँ ना। सो वर्कशॉप्स का मुझको कोई वो नहीं है, मुझे लगता नहीं है कि वर्कशॉप से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। और अगर जैसे कि मैंने बोला सीखना है तो आप प्रैक्टिकली शुरू से वो करिए, और सीखने के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं वर्कशॉप। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ वहाँ पे कोई फ़ायदा होगा तो आप मुंबई के वर्कशॉप्स में वो करते हैं। लेकिन भाई, एक टीचर होगा तो ही तो आपको पढ़ा पाएगा जी। एक स्टूडेंट होगा, एक 9th क्लास का स्टूडेंट अगर आके बोलता है कि हम 5th क्लास का क्लास ले रहे हैं, एक वो डिफरेंस हो जाता है। और एक होता है कि भाई टीचर अपॉइंटेड है, वो आके लेगा, तो ऑब्वियसली आप टीचर को वो करेंगे। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि इफ यू वांट टू लर्न इट फ्रॉम द प्रोफेशनल,
Why from an amateur? हाँ, अगर आपको करना है तो। राइट राइट। सो तुलिका जी, बात तो बिल्कुल सही है। अब कुछ और छोटी छोटी बातों पर मैं थोड़ा सा गौर फरमाना चाहूँगा। जैसे आप लोग जैसे कुछ एक्ट्रेसेस जिनको अच्छा ओपनिंग मिल गई, जिन्होंने जो है बात कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, आप लखनऊ से हैं, ऐसा नहीं लगता कि लखनऊ में कुछ ऐसा एक्टिंग क्लासेस हो सकती हैं जिसमें आप शिरकत करें, अपने एक्सपीरियंसेस उनको सिखाएं, जैसे आज आप यहाँ पे हमारे मंच पर कर रही हैं। आज आपकी बातें सुन के हमारे जो दर्शक हैं, जो बेसिकली जो हमारे छात्र हैं, वो आपसे कुछ लेके जाएंगे, कुछ सीख के जाएंगे। तुलिका जी, मेरा ये सोच है, ऐसा करियर काउच का मानना है, करियर काउच में शुभांकर इस कार्यक्रम को हमने हमेशा इस तरीके से बनाया है कि हम एक व्यक्तिगत रूप में व्यावसायिक शिक्षा को अंत तक पहुंचा सकें, और ये एक व्यावसायिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं मानता हूं। मैं एक बार अनुपम खेर जी के साथ मैं एक शो कर रहा था किसी और बड़े चैनल के लिए, और उनसे एक बार मेरी वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि द एक्टिंग वो एक इंट्रिंसिक पार्ट होता है एक एक्टर का, जैसे कि अभी तुलिका जी भी बता रहे थे, लेकिन पॉलिश करना, उसमें से अच्छा निकालना, ये एक डायरेक्टर के हाथ में होता है। तो उनका एक मानना था कि अगर किसी एक्टर को पॉलिश करना चाहिए, या अगर वाकई कोई अगर एक्टिंग क्लासेस होनी चाहिए, तो उसको डायरेक्टर्स को लेना चाहिए। हालांकि मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स का नाम नहीं जानता हूं जो कि कोई एक्टिंग वर्कशॉप चलाते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है, और इस चीज के लिए करियर काउच प्रतिबद्ध भी है। बहुत जल्दी, जैसे कि आपको सबको पता होगा, प्राइम एंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है, और उसमें सबसे पहले एक रियलिटी शो के तहत पर हमारा एक बहुत बड़े स्तर पर काम चल रहा है, वो है, जी हाँ दोस्तों, कला कार्यशाला। ये कला कार्यशाला जो है उन कलाकारों के लिए है जो एक्टर्स हैं, जो फ्यूचर के सिंगर्स बनना चाहते हैं, डांसिंग में आना चाहते हैं, या अपने आप अपने जो प्रतिभा हैं उसको सामने रखना चाहते हैं, उनको हम एक सजा हुआ मंच देंगे। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि तुलिका जी जैसे जो शख्सियत हैं, जो लखनऊ में या यूपी में कहीं पे भी मौजूद हैं, वो हमारे साथ हाथ मिलाएं, जुड़े हमारे साथ, और हमारे साथ जुड़कर ऐसे कई छात्र छात्राओं तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। इस कला को कैसे मांझा जाए, उसके लिए उसको कैसे साझा करें, एक जगह आके किस प्रकार से उसको रियलिटी शो में जब हम तब्दील करते हैं। रियलिटी शो का मतलब बिग बॉस ही नहीं होता, रियलिटी शो का मतलब यह भी होता है कि एक आपके टैलेंट का मंचन सही तरीके से हो, और यही हमारा जो है, हमारी कोशिश है, हमारी चेष्टा है कि आप तक हम सही शिक्षा पहुंचाते रहें। तुलिका जी, अगर ये सौभाग्य रहेगा अगर मैं आपके साथ जुड़ सकूं। आपने जो विजन बोला वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और एक्चुअली बहुत ज़रूरत है लोगों को। जैसे कि मैंने बोला, लोगों को एक्टिंग सिखाने की ज़रूरत, या कोई भी कला सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको किस तरह से प्रेजेंट करें, वो जो पाथ होता है, वो जो प्लेटफॉर्म होता है, किस तरह से आगे बढ़े, उसको अपनी कला को बाहर लाए, वो ज़रूरी है। और वो आप अगर दे सके इसमें, तो मतलब यही आवश्यकता है। तुलिका जी, बिल्कुल करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे, और अब प्राइम एंटरटेनमेंट चैनल आप लोगों के लिए बिल्कुल शामिल है। और मैं आपको बता दूं, मेरा हमारे आपको सहयोग मिलेगा। हमारे जो सीएमडी साहब हैं श्री रितेश श्रीवास्तव, उनके साथ मेरी वार्तालाप हो रही थी, और उन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो ये था कि देखिए, मुंबई या बाहर के जो शोज जो बने हुए हैं उसको तो हर कोई मारता है, लेकिन जब हम यूपी का कर रहे हैं तो यूपी को करने के लिए, उसको उठाने के लिए हमने क्या किया, तो क्यों ना हम मंच ऐसा तैयार करें कि यहीं के लोगों को हम यहां से बढ़ाएं। तो यानी हमारा एक चैनल जिसमें हम यूपी के टैलेंट्स को ज्यादा से ज्यादा हम कास्ट कर सकें, उसको सामने ला सकें, ये कोशिश हमारी रहेगी। तुलिका जी, अब अंत में एक आपसे एक गुजारिश है कि आपने इतने सारे जो शोज किए, अगर कुछ एक डायलॉग्स आप हमको अच्छा सा सुना सकें, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक बताएं कि डायलॉग डिलीवरी के क्या कंसेप्ट रहते हैं, वो पता चलता है। डायलॉग डिलीवरी, स्पेशली ऐसा कोई डायलॉग डिलीवरी के कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। आप जैसा जो होता है वैसे ही मैं बोल देती हूँ। कौन सा बताऊँ? अच्छा, बॉबी देओल को मोस्ट दिलवाया था, वही वाला करती हूँ। आपने बोला वो इतना फेमस हो गया, उसके ऊपर मीम भी बना। तो मेरे हाउ थोड़ा सा अगर देख ले, डील जो है वो सब थोड़ा बॉबी देओल जैसा वैसे, मेरी दाढ़ी थोड़ी कम है, इसमें वो भी डबल चिन हो चुके हैं। कम ऑन, आप सोच रही है, याद करिए। मैं याद कर रही हूँ कि डबल चिन है कि नहीं बॉबी की। अरे बहुत
बहुत ये लोग वो करते हैं। बॉबी तो बहुत ही बिल्कुल ही इज अ फ्रीक, फिटनेस फ्रीक, इतना वो करता है। खाने का शौक है लेकिन उसके इर्द गिर्द दो लोग लगे रहते हैं कि नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना करके। अच्छा। खाता है तो उसके बाद जहाँ एक खस्ता खा लिया 2 डोले तो हाँ, उसके बाद कर फिर लो। हाँ, सही में दीज पीपल, पता नहीं कैसे मैं कभी इस स्तर तक मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगी कभी, मुझे लगता ही नहीं है कि इतना मैं कर पाऊंगी। डायलॉग बोलना पड़ेगा अभी, करिए ना, अच्छा लगेगा। क्या था मैं खुद ही भूल गई। पहले से बोल दिया करिए, मैं घर से प्रिपेयर करके आती, याद थोड़ी ना देखिए रहता है। मैंने अभी कहा ना, अनुपम खेर जी ने एक बात कही थी, उनके यहाँ एक और भी बात था। उन्होंने कहा था कि एक्टर से आप एक्टिंग कभी अलग नहीं कर सकते और आप बता नहीं सकते कि एक्टर कब कब एक्टिंग कर रहा है। अभी आपने अभी तक जो इंटरव्यू दिया है उसमें कितनी एक्टिंग थी कितनी हकीकत थी ये हमें अब तक थोड़ी पता चल सका है। जो भी मेरे को जानता है वो जानता है कि मेरी एक्टिंग भी बिल्कुल रॉ होती है और मैं वैसे तो आप प्लीज एक वैसे ही दीजिए, एकदम बेबाकी के साथ रखिए। क्या था उसका डायलॉग था। अगर आप लोग आश्रम देखेंगे, आश्रम पार्ट 3 जो अभी आई थी 2022 में, तो उसमें मैंने बॉबी देओल की पत्नी का किरदार निभाया था। और उसमें मैं जाती हूँ और बोलती हूँ कि तुम इतने बड़े आप बाबा बन गए हो तो हमारा जो बेटा है उसको भी मंत्री पद दो, तो वो मना कर देता है। तब मैं उसको बोलता है कि नहीं ये सब पॉलिटिक्स में नहीं करता, मैं मोक्ष दिलवा सकता हूँ। तब मैं उसको बोलती हूँ रही मोक्ष की बात, वो तो मैं लेके रहूंगी और साथ में मंत्री पद भी लेके रहूंगी, देख लेना तुम, देख लेना आप भी, आपके शो में मैं आके रहूंगी। अब आज के बाद जो भी शुभांकर जी करने जा रहे हैं, जो आपने विजन बताया था उसमें मैं आके रहूंगी, ये तो आप देख लेना। बिल्कुल, बहुत बहुत मतलब आप यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन आवर शो। और कभी भी आप आके अगर हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छा अगर ला सकते हैं तो उन सारे गुरुओं को सलाम, क्योंकि हमारा एक और वर्टिकल चलता है करियर काउच गुरु, और उसमें आप ही जैसे गुरु होते हैं जो कि हमारे छात्र तक कुछ बात पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी द ब्यूटिफुल मिसेस तुलिका बनर्जी। तो आप इनको देखते रहिए, ऐसे कई एपिसोड्स, ऐसे कई वेब सीरीज, ऐसे कई फिल्म्स इनके आने वाले हैं। इनको आप देख सकते हैं हमेशा टीवी पर, और याद कर सकते हैं कि इनसे भी आपने 2 शब्द सुने थे हमारे इस मंच पर। करियर काउच विद शुभांकर देखना ना भूलिएगा, हर रविवार रात 9 बजे, ओनली ऑन प्राइम टीवी। टेक केयर, गुड बाय एंड ओवर टू शिमुल।